इस लिस्ट में ना सर पहला नाम है मन्नापुरम फाइनेंस का। मन्नापुरम फाइनेंस दो रीजन से है। एक तो सर वो जो बेन कैपिटल वाली डील है उसको आरबीआई ने हरी झंडी दिखा दी है। 4,385 करोड़ रुपए की ये डील है जो कि अब फाइनल लेग में, लास्ट लेग में पहुंच गई है इस अप्रूवल के बाद। मन्नापुरम फाइनेंस के अलावा सर इनकी जो दो सब्सिडरीज हैं, आशीर्वाद होम फाइनेंस और मन्नापुरम होम फाइनेंस, इसमें भी निवेश आएगा बेन कैपिटल की ओर से। बेन कैपिटल की सर इस कंपनी में कुल मिलाकर 41.66% हिस्सेदारी होगी और डील के बाद प्रमोटर्स यानी कि मन्नापुरम फाइनेंस के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 29% से थोड़ा कम हिस्सेदारी बचती हुई नजर आएगी। अब सर गोल्ड के जो प्राइजेस हैं ना वो भी गिर रहे हैं। एक तो सवाल यही है कि अब जंग जब इंटेंसिफाई हो रही है, हम कहते हैं कि रिस्क जब बढ़ता है ना तो सोने चांदी की कीमतों में उछाल आता है, सेफ हेवन बाइंग देखने को मिलती है। इस बार हम देख रहे हैं कि उल्टा है। उससे विपरीत आप देखें तो जैसे जैसे बाजार गिर रहा है या फिर रिस्क बढ़ रहा है, सोना चांदी भी गिरते जा रहे हैं। अभी हम बात करें तो आज सुबह ही हमने 5,000 का लेवल के नीचे के रुझान देखे थे। अब हम सर 4750 के भी नीचे फिसल गए हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की जहां तक बात है, और $71 के आसपास चांदी आ गई। 8% का बड़ा फॉल है। दोनों फैक्टर्स को मिला के सर मन्नापुरम फाइनेंस में जो 1% की गिरावट है उसको कैसे प्ले किया जाए? सर इसमें एक और चीज मैं आपको नेगेटिव ऐड कर देता हूं। जो हम बोले जा रहे हैं एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम, और जो गोल्ड लोन होता है ना सर, वो लास्ट रिजॉर्ट होता है। मतलब हम एक बहुत अच्छी हैप्पी फाइनेंशियल पोजीशन में जाके नहीं कर देते हैं कि हाँ भाई मैंने सोना आपको दे दिया, मेरे पास और भी विकल्प थे बट मैंने अपना सोना पटक दिया और इस पे पैसा उठा लिया। ये एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स होती हैं। और सर जो मैं आपको एक डोमिनो इफेक्ट की बात कर रहा हूँ पूरी इकोनॉमी में, वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम है सर। और मन्नापुरम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को फर्दर डाउनसाइड दिख रहा है। 168 के पहले कहीं सपोर्ट नहीं देख पा रहा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार सर ये जो इंडक्शन वाले स्टॉक्स हैं ना, चाहे वो स्टोव क्राफ्ट हुआ, बटरफ्लाई गांधीमती हुआ या फिर टीटी के प्रेस्टीज हुआ, इनमें फिर से हम देख रहे हैं ये जो सप्लाईज रुकने की बात है ना, जो जंग ने एक बार फिर से थोड़ा सा रुद्र रूप लिया है, तो उससे इन स्टॉक्स में फिर से खरीदारी लौटी है। टीटी के प्रेस्टीज में, स्टोव क्राफ्ट में, बटरफ्लाई में। कतर में जो दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी उत्पादन फैसिलिटी है उसके ऊपर हमला हुआ है, तो उससे सर ये जो सप्लाईज हैं वो डिस्टर्ब होंगी, जैसे हम अभी बात कर भी रहे थे। उसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं, चाहे वो सोलर हो या बाकी प्लेस हो, कोल इंडिया हो या फिर कोयले वाली चीज़ें हों, और उसके साथ साथ ये इंडक्शन कुकटॉप, इसको भी लोगों ने ऑल्टरनेट के रूप में देखा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इन शेयरों में आज हमने 9% तक का जंप देखा। और पिछले कुछ मिनटों में सर बटरफ्लाई गांधीमती में हमने देखा है कि एक्शन ज़्यादा बनता हुआ देखा है। अभी 10.5% के आसपास का मूव इसमें बन गया। तो रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है सर इन स्टॉक्स में। लास्ट टाइम मेरी आपसे जब बात हुई थी आपने कहा था सब बेच दीजिए, ये भी नहीं बचेंगे। हुआ भी वैसा, लेकिन दोबारा से रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है सर, उसको कैसे प्ले करें? सर देखिए, क्लियर केस बनता हुआ मैं आपको बता दूं। बटरफ्लाई गांधीमती की बात कर लेते हैं। इसकी सेल्स ग्रोथ खराब थी, रिटर्न ऑन इक्विटी खराब रहा है। अगर आप देखें नंबर्स रीजनेबल रहे हैं, और वो जितना भी हमने देखा था ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे सारी की सारी चीजें खत्म होती हुई दिख गई आपको। अब इनके मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी सर आपको। और मैं वापस आपको बोलूंगा, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इंडक्शन, एसी, ऑटोमोबाइल, सब सब जगह जहां चिपसेट है। मैं वापस बोलूंगा सर, अब ये अगली सीन होता जा रहा है। अब इनको भी जो मदरबोर्ड चिपसेट इनकी रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। अगर पहले आप नहीं निकल पाए थे तो अभी निकलने की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, फ्रेश एंट्री मत कर लीजिएगा। मेरे को फंडामेंटली दोनों ही स्टॉक्स बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं लगते। ठीक है, फंडामेंटली आपने पहले भी कहा था ये स्टॉक्स आपको अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए बाउंस बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। एटर्नल सर थोड़ा उल्टा स्टोरी है ये, मतलब ऑन द फ्लिप साइड जंग जो भड़की है सर उससे जो फूड डिलीवरी वाले स्टॉक्स हैं वो पिटे हैं। बीच में आप देखिए जब मार्केट 3 दिन चला था स्टॉक्स काफ़ी अच्छे रिकवर हो गए थे, लेकिन दोबारा हावी हो गई है बिकवाली, क्योंकि एलपीजी और गैस की सप्लाई को लेकर अगर अनिश्चितता बढ़ती है तो इन स्टॉक्स में भी हम देखते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पे दिखता है। 3 दिन में जो हमने एक रिवर्सल देखा था या फिर बाउंस बैक देखा या पुल बैक देखा, उसके बावजूद 1 महीने में 15% और 6 महीने में स्टॉक 32% डाउन है। एटर्नल में क्या करें सर? सर देखिए, मैं तो शुरू से ही बदनाम रहा हूं इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, और आपको कितने चैनल चेक भी मैंने बताए थे। अभी भी मैं कहूंगा सर, अगर निकल सके तो निकल जाइए। पेन पॉइंट बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा। टाइम एंड अगेन मैं एक चीज बोल रहा हूँ, और एक और चीज बोल देता हूँ सर। मतलब बहुत डाइसी साउंड नहीं करना चाह रहा हूं मैं। आप देखिएगा कि अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से चलती रही ना, तो देर विल कम अ टाइम
जब इनकी ऑर्डर्स भी आपको स्लो डाउन होते हुए दिखेंगे, कॉस्ट कटिंग जो लोग अपने बजट में करेंगे ना, उसमें इनका सबसे इजी हैक होगा कॉस्ट कटिंग में आने के लिए। इनके रेवेन्यूज भी फॉल करेंगे सर। तो एक साइड तो आपको सप्लाई प्रॉब्लम दिख रही है, एक साइड रेवेन्यू प्रॉब्लम दिख रही है, दोनों साइड से ही क्रश होंगे। हम्म। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। अगला नाम सर इसी लिस्ट में है पेट्रोनेट एलएनजी का। ये भी वही स्टोरी है कि गैस की सप्लाईज अगर रुक रही हैं, कम हो रही हैं, या फिर उसको लेकर अनिश्चितता है, तो इनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो आपको पता ही, पहले भी ये फोर्स मेजर सिचुएशन लागू कर चुके हैं। कतर से इनका बिजनेस काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होता है। तो ये शेयर आज सर 6.5% तक हल्का हुआ है। और यूएस में जो प्राइजेस है ना गैस की, वो 2022 के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई सर। मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था, ये शेयर आप देखें सर 263.50 इसका 52 वीक लो है, उसके बेहद करीब कारोबार कर रहा है। सर एवरीथिंग इज इन द प्राइस या और डाउनफॉल है? सर अब वही वाली बात हो जाएगी ना, मैं लेवल बोलूंगा और उसके बाद, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बट सर शेयर ही ऐसे निकल के आ रहे हैं, 229 के पहले कहीं सपोर्ट नहीं है सर। वहां से उससे पहले नहीं रुकेगा? नहीं रुकता सर, क्योंकि अब ये तो अलग ही क्लासिक केस हो गया ना सर। मतलब अभी तक हम सिर्फ हाई प्राइस की बात कर रहे थे, अब हम स्केर्सिटी ऑफ डिमांड की बात करने वाले हैं कुछ दिनों बाद। सॉरी, स्केर्सिटी ऑफ सप्लाई। डिमांड तो रहेगी, सप्लाई, सॉरी माय बैड, स्केर्सिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे सर। पेन पॉइंट बढ़ेगा सर इसमें। ओके, तो पेन पॉइंट और बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। एक और सर ऐसा ही नाम जो कि इस जंग से सीधे तौर पर इत्तेफाक रखता है या फिर उनका लेना देना है ना, वो है एलएनटी का। एलएनटी में अगर आप देखेंगे सर, आज हमने 0.5% तक का फॉल देखा। कंपनी की ऑर्डर बुक का करीब 37% हिस्सा खाड़ी देशों से या फिर गल्फ कंट्रीज से आता है। तो बीते 2 हफ्ते में सर, बीते 2 हफ्ते में आप देखेंगे, बीते हफ्ते इनफैक्ट 2 दिन में ही 2 बड़े डाउनग्रेड्स इनके लिए आए, जिसमें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का एक डाउनग्रेड था, जिसमें उन्होंने टारगेट प्राइस कट करके 4,000 कर दिया था। अभी आप 23,080 की बात कर रहे थे ना निफ्टी की लेवल की, ये 4,000 का लेवल ना, जब इसके पिछले हफ्ते ये लेवल आया था तो उस समय मुझे भी लग रहा था अच्छा 4,000 एलएनटी हो जाएगा। अब देखिए सर, एलएनटी उस प्राइस की तरफ बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। एक महीने में करीब 19% गिर चुका है, और जो 4440 का इसका लो लेवल था सर, हाई लेवल था, सॉरी माफ़ कीजिए, ऑल टाइम हाई तो था, वहाँ से ये करीब 22% के आसपास करेक्ट हो चुका है। माफ़ कीजिए, 4,000 तो टूट चुका है, ये 3,000 की ओर बढ़ रहा है अब। 4.5% नीचे है सर, और कितना डाउनसाइड है इसमें? अब 37% ऑर्डर बुक वहाँ से आती है, हर कोई जानता है। सर लास्ट वीक ना, फ्राइडे को मैं एक शो कर रहा था, और एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब इट वाज नेशनल टेलीविजन, वहां पे आई स्टेटेड 3240 के पहले सपोर्ट नहीं है। और रेस्ट, आप देखिए पूरी वीक इसने मोमेंटम दिखा दिया। तो थोड़ा सा एक वो गूफी सिचुएशन हो गई थी मेरी, कि क्या बोलता है ये आदमी और किस तरीके से शेयर चलता है। सर हायर लेवल्स पे 3600 पे अरेस्ट हो गया था। आई विल अगेन पोस्ट माय स्टेटमेंट, नो सपोर्ट बिफोर 3240। 3240 पे हल्का सा सस्टेन करेगा, नहीं किया तो 3050 तक भी आपको आता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। मतलब 3225 तो गिवन है, दिख ही रहा है। हाँ, ये तो आएगा ही सर, ये तो आएगा ही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये सारे नेगेटिव हो गए सर, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर इम्पैक्ट नेगेटिव दिख रहा है। ये इंडक्शन वाले स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। एक चीज़ जो अच्छी हो रही है या फिर जहाँ पे कुछ पॉजिटिव दिख रहा है ना सर, वो सोलर वाले सारे स्टॉक्स हैं, या फिर जो ऑल्टरनेट एनर्जी अपार्ट फ्रॉम गैस, एलपीजी या फिर क्रूड, वो है सोलर वाले स्टॉक सारे। एक्मे सोलर आज हमने सर 8.5% तक का उछाल देखा। आपके फेवर में या फिर आपकी साइड ऑफ द स्टोरी के हिसाब से देखें तो ये टिक नहीं पाया वहाँ पे। 8.5% तक उछला जरूर था, अभी केवल 3.5% के आसपास का जंप है। बाकी स्टॉक्स भी हैं सर इसी लिस्ट में, जैसे आप एक्मे सोलर को देखेंगे ना, तो आपको एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज को लेकर एक सवाल भी था, मैं अभी लेता हूं, मैंने उसको होल्ड कर लिया था। ये सारे जो सोलर वाले स्टॉक्स हैं, इसमें विक्रम सोलर भी है, एमवी फोटोवोल्टिक भी है, सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं सर दूसरे दिन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ये जो ऑल्टरनेट एनर्जी वाला प्ले हो रहा है सर पॉजिटिव साइड पे, इसको कैसे अप्रोच करें? सर आज तो पिटाई खाऊंगा, ये बात पक्की है। मतलब अब इसमें भी एक चीज बोल देता हूँ सर, थोड़ा सा हम समझें इसको। एल्यूमिनियम फ्रेम, टेम्पर्ड ग्लास, और एथाइन, एथिलीन विनाइल एसीटेट, ये सारा का, और सिल्वर पेस्ट, ये सारा का सारा जो है ना, ये आपको एक जगह पूरा का पूरा सेटअप नहीं क्रिएट होता हुआ दिखता है।
कुछ कुछ इसमें आपको इंपोर्ट्स भी करने पड़ते हैं। और अब जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ती हुई दिख रही है, उससे आपके इंपोर्ट्स भी थोड़े हैम्पर होते हुए दिखेंगे। सोलर वाले में सिर्फ एक ही स्टॉक है, सॉरी नॉट सोलर, रिन्यूएबल में सिर्फ एक ही स्टॉक है जो मुझे थोड़ा सा सेफ हेवन लगता है, एंड दैट इज ओनली सुजलॉन। ओके। प्राइस पॉइंट भी देख लें, और विंड से रिलेटेड है ये, इसकी चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। सुजलॉन तब भी मुझे थोड़ा ठीक लगता है। सर पावर स्पेस में भी मैं एक चीज आपको बोल देता हूँ, लास्ट ईयर सेम टाइम पे ना वापस से ये बातें चलने की थी, पीक पावर डिमांड आएगा, ये आएगा वो आएगा, बहुत गर्मी आएगी, पावर सेक्टर में बहुत मूवमेंट आएगा, 400 प्लस टाटा पावर, सब उसी लेवल पे सब फंस गए थे। फिर पूरे साल क्वेश्चन किया गया था कि भाई क्या होगा, क्यों नहीं चल रहे हैं ये। अभी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है पावर में से एग्जिट करने के लिए, उसको एनकैश कर लीजिए। आने वाले दिनों में अगर बारिश जल्दी आ गई तो फिर ये पीक पावर ठंडे पड़ जाएंगे। तो सर आपने फिर चुन चुन के में नहीं दिया ये शेयर? सर मतलब अच्छा लगता है, बट हाँ मतलब क्यों नहीं दिया। एक ही सेफ लग रहा था सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नहीं, आपने पहले भी बताया सर, एक दिन आपने दिया था चुन चुन के में, इस चीज़ को हाईलाइट किया था आपने। मुझे बस आप इसके टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए, अगर अभी कोई नया जुड़ा हो, आपको अभी देख रहा हो, सुजलॉन के बारे में उसने सुना हो तो। सर देखिए, वैसे आई एम सुपर डुपर बुलिश, मतलब मैं क्यों ही गलत बोलूं। और यही एक वो काउंटर है जिसने मेरी को बहुत ट्रोल भी करवाया है, बट मैं साथ नहीं छोड़ पाता हूं सर। वो ये ना बोलता हूँ थोड़ा सा बुद्धि खराब है। तो सर सुजलोन देखिए, आप इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है। अगर बहुत इमीडिएट टारगेट आप पूछेंगे ना सर, तो 48 से 56 लेवल्स तक तो आराम से जाता हुआ दिख सकता है। 37 का स्टॉप लॉस या 3680 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और सर 56 के ऊपर जाएगा तो 68, 74, 88, 104, लॉन्ग टर्म में सर ये ट्रिपल डिजिट में भी आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। ओके, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म में ये ट्रिपल डिजिट भी होता हुआ नजर आएगा। एक ना सर इसमें सवाल आया था प्रेमर एनर्जीज को लेकर, सानवी सावंत जी का। ये कह रही कि मेरे पास 765 रुपये का लिया हुआ है, मुझे टारगेट चाहिए इसका। इनको अच्छा एसएल टेक पे कह रही हैं कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, उसको रिव्यू करना है। पहले प्रेमर एनर्जीज बता दीजिए सर, जब ये इसकी बात हुई है रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की, तो ये 765 पे अगर किसी ने लिया है तो क्या करें? देखिए प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं सर, 765 पे आपने ले रखा है। आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर लें, प्रीमियर एनर्जीज की अराउंड 11 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 780 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करें, और किसी भी बाउंस में 900 रुपए का लेवल आए तो वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा, या चाहें तो यहीं पे भी आप एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि क्लियर केस है ना, कि मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा एक असेंबली लाइन जो होता है ना, उसमें जो इंपोर्ट्स होते हैं आपको वो भी हैमर होते हुए दिखेंगे। बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्यों करना है सर। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। प्रेशर सर, मार्केट की जो बात चल रही थी ना, प्रेशर क्यों चल रहा है, मतलब मार्केट पे इतना दबाव क्यों है? 49 स्टॉक्स आर इन रेड निफ्टी के, केवल एक ओ है किसी तरह से पोजीशन अपनी होल्ड की हुई है। तो मैं अभी देख पा रहा हूँ कि 1% ऊपर है ओ उसको छोड़ के बाकी सारे ही स्टॉक्स लाल निशान में ट्रेड करें, केवल ओ हरे निशान में है सर। तो जब सारा गांव एक तरफ है सर, फिर निफ्टी ऑब्वियसली जो की इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको तो ब्रीच करेगा ही। खैर अभी तक के लिए 23,100 कैसे तैसे हमने होल्ड कर लिया है, मतलब उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि उसके नीचे हम गए थे एक बार, और 23,087 सर ये हमारा आज का लो है। तो 23,080 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। वो लेवल अगर क्रूशल टूट गया या फिर उसके नीचे क्लोजिंग होगी, फिर पिक्चर और ज़्यादा यहाँ से दिक्कत में आ जाएगी। चलिए मतलब बस दिक्कत में तो वैसे भी आएगी सर, मगर इमिडिएटली आ जाएगी। आप आज ही समझिए। आज ही का प्रेशर बन हाँ, जाएगा। ठीक है, मतलब फेयर ये क्या इनफ। होगा सर, कि हो सकता है कल ही आपको कुछ और ऐसी ओवरनाइट न्यूज मिल जाएगी, फिर हम 500-600 पॉइंट नेगेटिव खुले, फिर तो कैसे संभालेंगे सर। नहीं, कैसे वो होना भी है ना सर, एक कल ही के दिन तो बाकी है, फिर तो 21 के बाद ही खुलेंगे। हाँ तो आप देखिए क्या होता है, आप एक बेसिक फिनोमिना समझिए सर, कहां से करेक्शन आ रहा है, उसके लिए अगर आप कुशन देते हैं ना तो डैमेज कम होता है। इसको ऐसे भी समझे ना सर, जैसे आप एक दीवार है, अब दीवार पे आप एक मुक्का मार दीजिए डायरेक्टली, तो एक अलग प्रेशर होता है। दीवार पे आपने कोई फोम लगा दिया, या बीच में आपने कोई गैप क्रिएट कर दिया रबर वगैरह से, तो इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है। तो मैं चाह रहा हूं 21 के पहले बेचारा थोड़ा सा तो ऊपर आए। अगर ये 21 के पहले ही 22,400 आ गया, तो सर फिर भगवान ही मालिक है क्या होने वाला है।